जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपना पूरा जीवन सदियों से दबे कुचले लोगों के कल्याण में लगा दिया। एक ऐसा शख्स जो अपने समय में दुनिया के सबसे जीनियस लोगों में शुमार थे और एक ऐसे शख्स जो भारत के संविधान के जनक कहे जाते हैं और एक ऐसे शख्स जो भारत में सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं और ऐसे शख्स अपने आप में क्रांति के प्रतीक और अपने आप में सामाजिक न्याय के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। तो आपको यदि जीवन में किसी व्यक्ति से प्रेरित होना है और किसी व्यक्ति से कुछ सीखना है और छोटी छोटी घटनाओं से आपको सीख के आगे बढ़ना है और आप भी यदि कम संसाधनों का रोना रोते हैं, आप भी यदि जीवन में परेशानियों का रोना रोते हैं, तो आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के बारे में पढ़ना चाहिए। तो आप यदि किसी व्यक्ति से प्रेरित होना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए है। और चलिए हम शुरू करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इन डेप्थ जानकारी की, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जीवन में प्रेरणादायी, हेल्पफुल और आपको एक नए विचार और नई स्वतंत्रता जरूर देगी। तो चलो शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ, 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया, जिन्हें बाबा साहब भारत के संविधान के जनक और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। तो इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले इनका जीवन परिचय क्या है दोस्तों। सबसे पहले इनके बारे में जानने से पहले एक जो नारा है इनका, एक जो कोटेशन है, इनके बारे में आप सब जानते होंगे। इन्होंने कहा था, शिक्षित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सामान्यतः लोग इसका यूज करते हैं लेकिन इसका उपयोग है वो करना नहीं जानते। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने स्पष्ट कहा है, इनकी जो प्रायोरिटी में है वो एजुकेशन है। इन्होंने कहा है, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, वो चाहे भोजन कम कर ले, कपड़े कम पहन ले, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाए। तो सबसे पहला काम है शिक्षित होना, क्योंकि शिक्षा है आपकी भीतरी आंखें खोलती है, शिक्षा आपको जागरूक करती है, शिक्षा आपके आसपास की जो बुराइयां हैं उन पे आपको चिंतन करने के लिए मजबूर करती है और शिक्षा आपके दिमाग के कपाल खोल देती है। इसलिए ये कहते थे कि सबसे पहले काम है शिक्षित बनो। जब तक आप शिक्षित नहीं बन जाओ तब तक समाज सुधारक बनने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके विचार नहीं होंगे, आप बहुत सी चीज़ों पे दूसरों पे डिपेंड होंगे। तो पहले आजकल के युवाओं को भी एक बात डॉक्टर अम्बेडकर साहब की इसी कोटेशन में आपको झलक सीखनी चाहिए, क्यों आजकल के बहुत से युवा ऐसे हैं जो पढ़ते कुछ है नहीं और सीधे ही क्रांति करने निकल चलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब की चेतावनी इसी कोटेशन में है कि सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप डॉक्टर अम्बेडकर साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं तो भी डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बारे में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ना चाहिए। एक ऐसे महापुरुष जिनका प्रचार प्रसार करते हैं लेकिन इनके बारे में लोग बहुत कम पढ़ते हैं। यदि इनके बारे में पढ़ा जाए तो व्यक्ति अपने जीवन से भटक ही नहीं सकता है, वो अपने जीवन में अपने आप में बहुत कुछ कर लेता है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में परिस्थितियों का रोना रोते हैं, यदि आप अपने जीवन में संसाधनों का रोना रोते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने बहुत कम संसाधनों में रहते हुए देश के लिए बहुत कुछ किया है और इवन जो दबे कुचले लोग थे उनका तो जीवन ही पूरा संवार दिया है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि आपको क्या बनना है, शिक्षित बनना है, सबसे पहला काम है। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे पहला काम, आप समाज सुधारक, राष्ट्र सुधारक बाद में बनना, सबसे पहले क्या करना है, आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, ताकि आपके विचार ज़्यादा क्रांतिकारी हो सके, आपके विचार ज़्यादा प्रासंगिक हो सकें। उसके बाद इन्होंने बोला है कि आपको संगठित रहना होगा, कि शिक्षित होकर आप जब संगठित होगे तब उसका मज़ा अलग है, उसका आनंद अलग है, तब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से संगठित हो पाओगे, आपको कोई भी व्यक्ति बरगला नहीं सकेगा। और उसके बाद में जब आप शिक्षित हो जाओगे, उसके बाद में आप संगठित हो जाओगे, तब आप जो संघर्ष करोगे उस संघर्ष में मज़ा अलग है। उस संघर्ष से फिर निकल के आएगी सफलताएं, उस संघर्ष से निकल के आएगी बहुत सी अच्छी चीज़ें। तो इसलिए आपको क्या करना है, शिक्षित बनना है, फिर संगठित रहना है और संगठित रहते हुए आपको संघर्ष करना है। ये कहना है भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का। दोस्तों, इनका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था। इंदौर जिला था महू छावनी में, वहाँ ब्रिटिश भारत में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल, जो कि ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। इनकी माताजी थी माँ भीमाबाई सकपाल जी
और उसके बाद में इनकी जाति की बात करें तो महाराष्ट्र की महार जाति थी, जो अछूत समझे जाने वाली शेड्यूल कास्ट में आती थी। उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था का दंश झेला या फिर पग पग पे भेदभाव झेला। इस वजह से फिर उन्होंने 1956 में नागपुर दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म अपना लिया था। इनकी उपाधियां, इनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, भारत के संविधान के जनक कहा जाता है, और 1990 में इनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ, जो कि 1990 वीपी सिंह सरकार ने दिया था। इनकी शिक्षा की बात करें तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ये बैरिस्टर की पढ़ाई की थी इन्होंने। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने अमेरिका से यूएसए से पढ़ाई की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने पढ़ाई की, और ग्रेन्स जो ब्रिटिश वहाँ है, वहाँ पर अंग्रेज तो यहाँ से इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। इसके बाद में धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतरण कर लिया अपने लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ, क्योंकि जीवन भर इन्होंने जाति व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन ये असफल रहे, तो फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय इतिहास के सबसे महान विचारक, विधिवेता, अर्थशास्त्री और समाज सुधारकों में से एक हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जीवन में सामाजिक अन्याय का दंश झेला, फिर भी अपने अदम्य साहस, अपार मेधा और अटूट संघर्ष से भारतीय समाज को नया आकार दिया और भारतीय समाज को समतामूलक समाज बनाने की दिशा में एक दिशा दी है। इनका जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, जो पीड़ा से शुरू होकर विजय तक उसके बाद बात करें हम तो उसके बाद इनकी उपाधियां बाबा साहब संविधान निर्माता, भारत रत्न, मरणोपरांत 1990 में यूपीसी की सरकार ने इन्हें भारत रत्न से नवाजा था। बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए, लंदन स्कूल ऑफ लंदन और ग्रेन से बैरिस्टर इन्होंने किया है। दोस्तों, इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया था, जो कि धर्मांतरण, इतिहास का बहुत बड़ा धर्मांतरण है। अपने 5 से 10 लाख अनुयायियों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि इनका कहना था कि मैंने जीवन भर भारतीय हिंदू समाज में जाति व्यवस्था में सुधार करने के प्रयास किए, लेकिन मेरे प्रयास विफल रहे या असफल रहे। समाज है उसको रूढ़िवादिता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अंततः इन्होंने भेदभावों से मुक्त होने के लिए बौद्ध धर्म अपना लिया कि मैं ये धर्म ही त्याग दूंगा। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय इतिहास के सबसे महान विचारकों, विधिवेताओं और अर्थशास्त्रियों, समाज सुधारकों में से एक हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जीवन में सामाजिक अन्याय का दंश झेला, फिर भी अपने अदम्य साहस, अपार मेधा और अटूट संघर्ष से भारतीय समाज को नया आकार दिया। उनका जीवन अपने आप में एक महाकाव्य है, एक बहुत बड़ा महासागर है, जो पीड़ा से शुरू होकर विजय तक जाता है। यदि कोई बच्चा, यदि कोई व्यक्ति अपने परिस्थितियों को दोष देता है, अपने आर्थिक स्थिति, अपने सामाजिक स्थिति, अपने पिछड़ेपन को दोष देता है, तो डॉक्टर अम्बेडकर से आपको सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिनके पास न जाने क्या क्या परिस्थितियाँ थी, बहुत बुरी परिस्थितियाँ, इन्होंने अपनी वाइफ को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, उसके बावजूद इस व्यक्ति ने हार नहीं मानी कि मैं मेरे करोड़ों उन लोगों के लिए जो हमेशा से पिछड़े रह गए, हमेशा से दबाए गए हैं, उनके कल्याण के लिए काम करूँगा। तो जुनून होना चाहिए ऐसा दोस्तों। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब की दूसरी चीज़ होंगी, तो इनके सामाजिक संघर्ष के बारे में बात करते हैं। इनका सामाजिक संघर्ष क्या है? ये सामाजिक न्याय के जनक तो कही जाते हैं, सभी को पता है आपको। सबसे पहले बात करें, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले स्थान पे था, जिनको अछूत माना जाता था। महार जाति, जिसे अछूत समझा जाता था, उसमें जन्म लेने के कारण उन्हें बचपन से ही अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इवन ये क्लास में हमेशा से टॉप आते थे, क्लास के सबसे जीनियस विद्यार्थी थे, उसके बावजूद उन सब बच्चों से इन्हें अलग बैठाया जाता था। इवन क्लास में भी नहीं बैठाया जाता था, इनको अपने उन सहपाठियों से अलग बैठाया जाता था। सहपाठी तो थे ही कहाँ, सहपाठी तो अंदर बैठते थे, ये क्लास से बाहर बैठते थे। ऐसा भेदभाव होता था। इवन स्कूल में जब पानी पीना होता था, तब पियोन है वो ऊपर से इनको पानी पिलाता था। एक दिन की घटना ऐसी है कि पियोन स्कूल नहीं आए थे और बालक भीम ने क्या किया था, मटके से पानी लेके खुद पीना चाहा, तो इन्हें उस समय अपमानित किया गया। तो ऐसी घटनाएं जो इस जीनियस बच्चे के दिमाग पे असर कर रही थी, ये उन चीज़ों से पीड़ित हो रहा था, क्रोधित हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर जो विद्यार्थी और क्लास में पढ़ते हैं उनमें और मेरे में फ़र्क क्या है। लेकिन फ़र्क था, एक फ़र्क क्या था, वर्ण व्यवस्था का फर्क था, जाति व्यवस्था का फर्क था। उन्होंने ऊंचे समाज
तथाकथित ऊंची जातियों में जन्म लिया था, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निचली जाति में जन्म लिया था। बस यही फर्क था। और ज्योतिबा राव फुले भी कहते थे और डॉक्टर अंबेडकर साहब भी कहते थे कि ये फर्क भगवान ने नहीं बनाया। दोस्तों, प्रकृति, माँ प्रकृति या भगवान मनुष्य की रचना करते हुए किसी प्रकार के फर्क नहीं बनाते हैं। ये सारे के सारे ऊंच नीच हैं, ये सामाजिक भेदभाव है। ये मनुष्य अपना डोमिनेंस स्थापित करने के लिए बनाता है। जिस प्रकार महिला पुरुषों में भेदभाव भगवान ने नहीं किए हैं, ये भेदभाव है वो पुरुष समाज ने किए हैं। ये अपनी पितृस्तात्मकता सोच ने किए हैं, महिलाओं को हमेशा और हमेशा दबाने के लिए। ठीक इसी प्रकार जातिवाद है या फिर जाति व्यवस्था है, ये भी मनुष्य की देन है, जो अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए कुछ जातियों को निम्न और कुछ जातियों को उच्च बना दिया, ताकि ये विशेषाधिकार जीवन भर बने रहें। तो बस ये जो सवाल करते थे बालक भीम, जो सवाल करता था, वो सवाल वास्तव में फिर आगे चलकर एक क्रांति की चिंगारी बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, स्कूल में कक्षा से बाहर बैठना पड़ता था, पानी नहीं पी सकते थे, और इसके अलावा जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद में घर जाते थे, इधर उधर जाते थे, तो तांगे वाले अछूत बच्चे को बैठाने से इनकार करते थे। एक बार ये अपने पापा से मिलने गए थे, तो वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन पे उतर के जब ये जा रहे थे, उस समय बालक भीम था, जो कि देखने में हष्ट पुष्ट बालक था, सुंदर भी था। और जब इनको तांगे वाले ने बैठा लिया, जब रास्ते में तांगे वाले ने इनसे जाति पूछी तो इन्होंने महार बताया, तब उसने गालियाँ दी और इनको तांगे से उतारने के लिए उतरने के लिए मजबूर किया। तो ऐसा भेदभाव होता था दोस्तों इनके साथ। इसके बाद में सार्वजनिक तालाब और कुएं से पानी लेने पर इन पे प्रतिबंध आई। होटल और मंदिर में प्रवेश तो सोच ही नहीं सकते थे, और इवन नाई ने बाल काटने से भी नाई मना करते थे। तो इतना भेदभाव था। यदि कहीं कोई पूछे, या फिर मैंने थोड़ा बहुत, जितना मेरा अल्प ज्ञान है उसके आधार पर मैंने थोड़ा अध्ययन किया है, तो मैंने एक चीज़ देखी, भारत में जाति व्यवस्था में जो छुआछूत प्रथा थी, ये दुनिया की सबसे क्रूर और सबसे मानवीय इतिहास में सबसे क्रूर और सबसे पीड़ित या फिर सबसे भेदभाव वाली व्यवस्था थी, जिसमें मनुष्यों को, अपने बराबर के मनुष्यों को पशुओं से भी बदतर समझा गया था। जिन पशुओं को लोग अपने घर में खाते, चारा खिलाते थे, अपने घर में रखते थे, उनका लाड प्यार भी करते थे, लेकिन भारतीय समाज में जो अछूत दलितों के साथ व्यवहार किया जाता था, वो पशुओं से भी बहुत बुरा बर्ताव था, जो कि मानव इतिहास का सबसे क्रूरतम जो दशा है उनमें शामिल है दोस्तों। इसके बाद में शिक्षा को इन्होंने क्या बनाया, शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का इन्होंने हथियार बनाया। जो महात्मा ज्योतिबा राव फुले थे, उनके विचारों से प्रभावित थे गायकवाड़ के महाराज सयाजी राव तृतीय। इन्होंने ज्योतिबा राव फुले के विचारों से प्रभावित होकर डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में पढ़ने के लिए, या फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए इन्होंने छात्रवृत्ति दी थी। वे भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने विदेश से इकोनॉमिक्स में PhD की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD की हैं, तो पहले भारतीय बन गए। इसके अलावा इनकी डिग्रियां देखो आप, इतने में तो कई बार ये होता है कि यार इन सब डिग्रियों के नाम तक नहीं जानते हम लोग। तो इन्होंने एवस्टीन कॉलेज मुंबई से BA किया, और BA के इनके सब्जेक्ट थे अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, जो कि 1912 में किया था। इसके अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ से इन्होंने MA किया और PhD किया, जो कि इनका सब्जेक्ट था अर्थशास्त्र। 1913 से 16 के बीच में वहाँ पर अध्ययन रहते। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टरेट ऑफ साइंस, तो ये इन्होंने अर्थशास्त्र से किया है, जो कि 1916 से 23 तक। उसके बाद में ग्रे इन स्कूल लंदन, यहाँ से इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की, जो कि 1920 में की थी। उसके बाद में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि इनको 1953 में दी थी, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इनको LLD जो डॉक्टरेट ऑफ लॉ की उपाधि है वो 1952 में प्रदान की। तो दोस्तों, ऐसे महान व्यक्ति थे जो अध्ययन से इतना लगाव रखते थे। इनके बारे में एक कहावत है कि जब ये लाइब्रेरी में रात भर पढ़ते थे तो इनको ध्यान ही नहीं रहता था कब क्या हो रहा है, कब क्या नहीं हो रहा है। इवन अपने घर में पढ़ते थे तो इनको ये नहीं पता होता था कि कब क्या चीज़ें घटित हो रही है। तो ये पढ़ाई में इतने मगन होते थे कि पूरी पूरी रात निकल जाती थी, और सुबह लोग उठते तो ये पढ़ते ही मिलते थे। एक बार तो ये कहावत है कि ये जब अपने लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, वहाँ पर लंदन की बात है, तो उस समय रात को जो लाइब्रेरी का पियून था, वो लाइब्रेरियन था, उसने क्या किया, लाइब्रेरी के लॉक लगा के चले गए पियून, और उसके बाद में सुबह आए तो देखा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब पढ़ते ही मिले उनको। बोले आप ये क्या कर रहे थे? बोले अध्ययन कर रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कब क्या सुबह हो गई। तो ऐसा लगन था दोस्तों। इस जुनून की वजह से आदमी एक मतलब बोलते हैं ना कि एकदम बहुत साधारण, या फिर साधारण क्या, बहुत ही रोड से क्या चला गया, अपनी मंजिल पे चला गया। तो ये सब चीज़ होती है दोस्तों। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक सुधार क्या किए? सामाजिक सुधार
महाड़ सत्याग्रह किया था। इनके सत्याग्रहों की सीरीज कई बार पूछ ली जाती है, तो ये ध्यान रखना। 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र में महाड़ में चौधार तालाब का पानी पीने का अधिकार मांगने के लिए हजारों दलितों के साथ ऐतिहासिक आंदोलन किया। ये आधुनिक भारत में दलित अधिकारों का पहला बड़ा संघर्ष था। डॉक्टर अम्बेडकर जी कांग्रेस और गांधी जी की आलोचना इसलिए करते थे कि आप केवल बातें करते हो, जबकि आप सुधार करने के वास्तविक प्रयास नहीं करते। और जब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा या रामास्वामी पेरियार के द्वारा वास्तविक सुधार किए गए, उसका कांग्रेस के बहुत से इवन महात्मा गांधी ने भी कई जगह विरोध किया है। तो ये सब चीज़ें तो इनके और गांधी जी के बीच में टकराव का इतना सा ही कारण था कि वो केवल ज़्यादा बातें ज़्यादा करते थे, दिखावा करते थे, और ये रियल में सुधार करना चाहते थे। ठीक है, तो इन्होंने 1927 में महाड़ सत्याग्रह किया। जो उसके बाद में 1930 में जो नासिक में काड़ाराम मंदिर है, वहाँ पर प्रवेश के लिए इन्होंने आंदोलन किया। अछूतों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि आपका कल्याण शिक्षा से होगा, आप मंदिर में जाओ या नहीं जाओ, इससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे तो जिंदगी भर मूर्ख बन के रह जाओगे। आप शिक्षित हो जाओगे तो भगवान आपको ऑटोमेटिकली आशीर्वाद देगी, माँ प्रकृति आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन आप शिक्षित नहीं होगे तो फिर आपको आपके साथ चिंता की बात है। इसके बाद में 25 दिसंबर 1927 को इन्होंने क्या किया था? मनुस्मृति का दहन किया था। क्या किया था? मनुस्मृति का दहन किया था। मनुस्मृति भारत की एक स्मृति ग्रंथ है जो कि मनु के द्वारा लिखी गई, जिसमें जाति व्यवस्था जैसी चीज़ों का जिक्र किया गया है। ढोल गवार शूद्र और नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी, अर्थात एक ऐसा भेदभाव। और मनुस्मृति वो ग्रंथ है जिसमें भेदभाव का ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिसमें एक कोई व्यक्ति यदि किसी को मार देता है तो ब्राह्मण है उच्च है, उसको उसका कम दंड है, उसके बाद में क्षत्रिय उसको थोड़ा ज़्यादा दंड है, और फिर जो वैश्य है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा दंड है, और सबसे ज़्यादा दंड है वो किसको है? शूद्र को है। तो ये जो न्याय व्यवस्था में भेदभाव आपको दिखाती है, तो ऐसे ग्रंथ को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि ये सामाजिक अन्याय का प्रतीक है, और इनको 25 दिसंबर 1927 को जला दी। वो जो जाति व्यवस्था और भेदभाव का प्रतीक ग्रंथ थी उसे सार्वजनिक रूप से जलाया। ये भारतीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी जिसने सामाजिक असमानता को चुनौती दी। और जब मनुस्मृति का दहन डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, उस समय महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म के लिए चैलेंज हैं, चुनौती हैं, इन्हें रोकना होगा। तो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में बहुत ज़्यादा अपने विचारों से, अपने कार्यों से इतनी क्रांति कर दी कि चीज़ें बहुत ही आज जो आपके सामने दिख रही है बदली हुई चीज़ें इसीलिए। अब दोस्तों इन्होंने कुछ जो अध्ययन कर रहे थे तो आपको पता ही है कि विद्वान बन गए, और इनके द्वारा पत्र पत्रिकाएं भी निकाली गई। 1920 में इन्होंने मुक नायक समाचार पत्र निकाला था, जो मुक दलित समाज जो चुप था, दलित समाज, उसकी आवाज़ उठाने के लिए निकाला गया था। इन्होंने 1927 में बहिष्कृत भारत समाज की स्थापना की थी, जो सामाजिक बहिष्कार के विरुद्ध था। उन्होंने 1930 में जनता लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए एक ये पत्रिका निकाली थी। और प्रबुद्ध भारत 1956 में बौद्ध धर्म और सामाजिक समानता के लिए इन्होंने प्रबुद्ध भारत नामक ये जो और पत्रिका है इसका भी संचालन किया था। मुक नायक 1920 में, बहिष्कृत भारत 1927 में, जनता 1930 में, प्रबुद्ध भारत 1956। इनकी सीरीज आपको कई बार पूछ ली जाती है। पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर भर्ती में इनकी एक बार सीरीज पूछी गई है, तो कई बार आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में राजनीतिक जीवन इनका कैसा रहा है? राजनीतिक जीवन इनका बहुत ज़्यादा चुनौती भरा रहा है, बहुत ज़्यादा टकराव और बहुत ज़्यादा विवादों से भरा रहा है। दोस्तों सबसे पहले जब बात करें 1927 की, 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था, और उसके बाद में भारतीयों ने उसको स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद में जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो चुनौती दी गई थी कि हम भारतीय अपना संविधान खुद तैयार कर लेंगे, उस समय लॉर्ड बर्कनहेड थे, उन्होंने एक बात कही थी कि आप में इतना ही है तो आप भारत का एक ऐसा संविधान तैयार करके दिखा दें जिसे सारे भारतीय, सभी भारतीय स्वीकार कर सकें। दोस्तों उस चुनौती की को लेकर मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस की समिति, इन सब ने काम किया था, एक ड्राफ्ट बनाया था, लेकिन वो उसको सारे सभी भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद में अंग्रेजों ने भारत के लिए एक सर्वमान्य कानून बनाने के लिए लंदन में और क्या किया था, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था, जो कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931, 1932 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। और दलित समाज की जो चिंता है, दलित समाज के जो अधिकार है और हक है, उनको बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही दमदार तरीके से उन्होंने अंग्रेजों के सामने पेश किया। और इसीलिए आगे चलकर 1932 में जो मैकडॉनल्ड पंचायत आया था, वहीं से डॉक्टर अम्बेडकर के विचार ऐसे थे और इनकी चिंताएं ऐसी थी कि ब्रिटिश सरकार भी इसको इग्नोर नहीं कर सकी, और उन्होंने उनको समझाने में सफल रहे कि वास्तव में भारत का दलित समुदाय है वो बहुत ही बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है। तो इन्होंने
गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930, 1931, 1932 लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। वे दलित वर्गों के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहे और जोरदार ढंग से दलितों को पृथक निर्वाचन के अधिकार की मांग की। पृथक निर्वाचन के खिलाफ डॉक्टर अम्बेडकर पृथक निर्वाचन के पक्ष में थे और जो मैकडोनाल्ड पंचायत आया था उसमें अगस्त 1932 में उन्होंने, अंग्रेजों ने उसमें क्या दे दिया, उसमें दलितों को भी पृथक निर्वाचन दे दिया था। 1909 में सबसे पहले अंग्रेजों ने जो मुस्लिम है उनको पृथक निर्वाचन दिया। उसके बाद में 1919 का अधिनियम है उसमें सिखों को भी पृथक निर्वाचन दे दिया और 1932 का जो मैकडोनाल्ड पंचायत है इसके माध्यम से दलितों को भी पृथक निर्वाचन दे दिया। जब मुसलमानों को या सिखों को पृथक निर्वाचन दिया गया तब गांधी जी के कोई दिक्कत नहीं थी। गांधी जी को दिक्कत कहाँ से शुरू हुई, जब दलितों को पृथक निर्वाचन दे दिया तब से गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए और कि इससे समाज मट जाएगा, वो हो जाएगा, सारी बातें थी। और अंततः डॉक्टर अम्बेडकर जी को इतनी धमकियाँ मिलने लगी थी और सारी चीज़ें इन पे आक्रमण होने लगे थे, सब चीज़ें थी, ठीक है, अटैक होने लगे थे। उसके बाद में इनको समझाया गया कि गांधी जी आमरण अनशन पे बैठे हैं और गांधी जी यदि मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो इतने ये निर्दयी हृदय नहीं थे कि ऐसा कर पाते। तो अंततः उन्होंने गांधी जी की बात मानी और फिर उन्होंने संयुक्त जो निर्वाचन है उसमें ही आरक्षण की बात की। पृथक निर्वाचन क्या होता था? पृथक निर्वाचन एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें दलित समुदाय को अपने प्रतिनिधि खुद ही चुनने का अधिकार था। दलितों के प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव दलित मतदाता ही करेंगे, उन प्रतिनिधियों में वोट डालने का सामान्य वर्ग को अधिकार नहीं था। ये पृथक निर्वाचन सिस्टम था जिसमें दलितों के प्रतिनिधि दलित ही चुनेंगे, उनमें से प्रतिनिधि खड़े होंगे और वो ही वोट देंगे। ये सब चीज़ें थी दोस्तों, ठीक है। पूना पैक्ट जो 25 सितंबर 1932 को हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने दलितों को पृथक निर्वाचन देने की घोषणा की। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन कर दिया। अंततः डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था जिसमें पृथक निर्वाचन के बदले संयुक्त निर्वाचन में आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया था। ये अम्बेडकर की एक विवादास्पद किंतु रणनीतिक समझौता था दोस्तों। उसके बाद में ये जो पूना पैक्ट था इस पे साइन किसने किए थे? एक साइड तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे, एक साइड से डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे और दूसरी साइड थे मदन मोहन मालवीय जो कि गांधी जी के प्रतिनिधि के तौर पे इन्होंने साइन किए थे। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने राजनीतिक पार्टियां भी बनाई थी। राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी बनाई थी इन्होंने? बहिष्कृत हितकारिणी सभा जिसकी स्थापना इन्होंने 1924 में की थी, जो कि दलितों को शैक्षिक और सामाजिक उन्नति के लिए मोटिवेट करती थी और उनका सहयोग करने का काम करती थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। उसके बाद में लेबर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो स्वतंत्र मजदूर दल है, इसकी स्थापना 1937 में की थी, जो मजदूरों और दलितों के श्रम के अधिकार को लेकर आंदोलन करती थी और मजदूरों और दलितों के श्रम के अधिकार के लिए इन्होंने बहुत से काम भी किए थे। उसके बाद में 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अनुसूचित जाति संघ बनाया था 1952 में, जो कि अनुसूचित जातियों का राजनीतिक रूप से एक संगठन था। इसके बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1956 इसकी इन्होंने घोषणा की थी और सामाजिक न्याय व लोकतांत्रिक गणतंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की घोषणा की, हालांकि इनके बाद में इनका देहांत हो गया तो इस पार्टी नहीं बना सके। और आजकल एक वो रामदास अठावले की पार्टी है, वो ये दावा करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी का संचालन मैं ही कर रहा हूँ, जैसी कि ये सब बातें चलती है। तो इनका ये संगठन की बात ध्यान रखना। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इनकी स्थापना की। इसके बाद में विधायी योगदान क्या रहा है इनका? तो 1926 में इन्होंने बॉम्बे विधान परिषद में अंग्रेजों के द्वारा मनोनीत सदस्य के रूप में पहली बार मनोनीत किया गया। उसके बाद में 1937 में बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए थे और 1942 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्री के तौर पे शामिल हुए थे। तो ये देखो इनका ये बात थी, अंग्रेजों में इनका प्रभाव था, अंग्रेज भी इनकी बात को इग्नोर नहीं कर पाते थे क्योंकि इनके तर्क थे वो दुनिया में बहुत जीनियस आदमी थे, ठीक है। 1946 में संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे और संविधान सभा के लिए सबसे पहले तो बम्बई प्रांत से निर्वाचित हुए थे और उसके बाद में सबसे पहले तो जो बंगाल का जे सुरकलना ये क्षेत्र था, यहाँ से निर्वाचित हुए थे, जे सुरकलना से निर्वाचित हुए थे। उसके बाद में ये वहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया और उसके बाद में बम्बई प्रांत से ये निर्वाचित हुए थे। उसके बाद में 1947 से 51 स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे हैं और 1952 में राज्यसभा सांसद चुने गए। तो ये इनके विधायी योगदान है, इनके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इनका प्रशासनिक जीवन कैसा रहा है इनका? तो भारतीय संविधान के शिल्पकार कहे जाते हैं। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये डेट शायद 1930 अगस्त है दोस्तों।
30 अगस्त 1947 को। ये भारतीय इतिहास का सबसे गौरवशाली अध्याय था। इन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में विश्व का सबसे लंबा और व्यापक और सबसे व्यवहारिक संविधान का निर्माण कर दिया, जो कि आज लगभग 75 साल से भारत का मार्गदर्शन कर रहा है और भारत को एकता के सूत्र में पिरो के रखा हुआ है। तो अब इनके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का जो की छाप है भारत के संविधान में, वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। हालांकि पूरे संविधान पे अम्बेडकर की छाप आपको हर अनुच्छेद में दिखेगी, चाहे भारत का संघवाद हो, चाहे एक मजबूत केंद्र का निर्माण हो, या फिर बात करें मौलिक अधिकार हो, या फिर नीति निर्देशित तत्व, हर जगह इनकी छाप दिखेगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अम्बेडकर के ही द्वारा ही चीज़ें। सबसे पहले मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 की बात करें। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, ये डॉक्टर अम्बेडकर की समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित समाज के निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम था। उसके बाद में अनुच्छेद 15 जो कि जातिगत भेदभाव के आधार पे इन्होंने तय किए थे कि जो उस भेदभाव को मिटाने के लिए धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान, क्षेत्र या फिर इसके आधार पे भेदभाव का निषेध किया गया था। इसके बाद में अनुच्छेद 17 की बात करें, इसमें छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, क्योंकि जो कि इनके साथ जीवन भर हुई थी। उसके अलावा अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये जो डिग्निटी पूर्ण लाइफ है, जो गरिमापूर्ण जीवन है, ये डॉक्टर अम्बेडकर सबसे कंपलसरी मानते थे। किसी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना है तो उसके जीवन में गरिमा कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आर्टिकल 21 जो हम सब नागरिकों की एक सांस की तरह काम करता है, यदि आर्टिकल 21 नहीं हो तो आपका जीवन कुछ है ही नहीं। वर्तमान भारत में ये संविधान का अनुच्छेद 21 है, वो आपको जीवन में बहुत कुछ करने का अवसर देता है। तो ये सब इनके देन है। उसके अलावा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। और दोस्तों, जब ये अनुच्छेद 32 नहीं हो तो आप सोच ही नहीं सकते कि आपके मौलिक अधिकार कोई काम करते ही हैं। जो आपको अनुच्छेद 14 से लेके जो 32 तक जो अधिकार मिले हुए हैं, भाग 3 में 12 से 35 तक जो अधिकार मिले हुए हैं, वो तब तक निरर्थक हैं जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट से लागू करवाने की गारंटी नहीं दी गई हो। और अनुच्छेद 32 एक ऐसा अधिकार है जिसको भीमराव अम्बेडकर क्या बोलते थे, भारत के संविधान की आत्मा बोलते थे। क्योंकि अनुच्छेद 32 को आधार बना के यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसी सिचुएशन में आप कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट से उन्हें लागू करवा सकते हो। आप कल्पना करो ऐसी सिचुएशन की कि अनुच्छेद 32 को छीन लिया जाए। अब आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उन मौलिक अधिकारों का डे पर डे क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, और अब आप उसको कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते और आपके पास कोई उपाय नहीं है उनका संरक्षण प्राप्त करने का। तो फिर वो कागज़ के टुकड़े रह गए। तब ये कहते थे कि अनुच्छेद 32 है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि संविधान की आत्मा है। इसके अलावा अनुच्छेद 46 है जिसमें SC ST जनजातियाँ हैं, उनके आर्थिक और सामाजिक संरक्षण की बात की गई। अनुच्छेद 330 से 342 जिसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और विशेष रूप से जो अनुच्छेद 334 है, 330, 331, 332, 333, 334, तो ये सारे अनुच्छेद हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो कि राजनीति में सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में काम करते हैं। सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर SC ST है या फिर जो एंग्लो इंडियन है या विभिन्न समुदायों को, इवन महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, वो भी अभी इसी 330A 332A के तहत दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना। इसके अलावा अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की बात की गई है कि एक राष्ट्र को एकजुट रखने के लिए एक ऐसे सशक्त केंद्र का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर दी गई है। लेकिन एक दूसरी समस्या यहाँ पर ये आती है कि डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते थे कि मैं इन जो प्रावधानों का जो इन अनुच्छेदों का 356 का जो प्रावधान कर रहे हैं वो एक डेड लेटर की भांति रहेगा। इसका उपयोग विरले मामलों में या अंतिम स्थिति को निपटने के लिए किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इस अनुच्छेद का प्रयोग आज़ादी के बाद में, संविधान लागू होने के बाद में सबसे अधिक बार हुआ है। लगभग 130 बार इस अनुच्छेद का प्रयोग हुआ है और अधिकतर मामलों में विपक्षी दलों की सरकार है उनको गिराने के लिए हुआ है। तब संविधान सभा के एक सदस्य थे, वो कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये अनुच्छेद आज भी जिंदा है और ये अनुच्छेद आज भी इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये सब चीज़ें है दोस्तों। इसके अलावा मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशित तत्वों का संतुलन, जो एक ही गाड़ी के दो पहिए वाले कॉन्सेप्ट है, इसके भी ये क्या जनक कहे जाते हैं। तो आप देखना, भारत की संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान ये था। संविधान में इनकी झलक दिखती है। अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 15 जो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है, ये अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अनुच्छेद 21 जो आपको गरिमापूर्ण जीवन देता है, इसके अलावा अनुच्छेद जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अलावा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24,
यहाँ पर भी इसकी इनकी छाप दिखती है। अनुच्छेद 46 जो डीपीएसपी में SC/ST को का संरक्षण करता है, और जो राजनीतिक आरक्षण की बात करता है 332 से 342 वाला भाग, वहाँ भी SC/ST आयोग या OBC आयोग जितने भी आयोग हैं उनकी बात करता है। और अनुच्छेद 356 जो एक सशक्त केंद्र का निर्माण करता है, यहाँ सब जगह आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की छाप है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद में भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पे इन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार करने चाहिए। सुधार क्या करने चाहिए? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनेक महत्वपूर्ण कानूनी सुधार किए। उन्होंने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया जो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, विवाह विच्छेद का अधिकार और उत्तराधिकार का अधिकार देता था। दोस्तों, ये भारत के कानून मंत्री रहते हुए इन्होंने ऐसा सुधार करना चाहा जो देश की आधी आबादी महिलाओं को हमेशा और हमेशा इस संपत्ति के अधिकार या उत्तराधिकार या फिर डिवोर्स, इन सब चीज़ों से वंचित रखा गया और उनको ये बोला गया कि ये सब चीज़ें आपके काम की नहीं है, या फिर उनको दबाया गया, उनको बताया नहीं गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वहीं चोट की कि देश की आधी आबादी को आप पीछे रख के घर की चार दीवारी के अंदर बंद रखे राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते। राष्ट्र का विकास तब होगा जब देश की 100% आबादी है वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगी, तभी राष्ट्र मजबूत बनेगा, तभी राष्ट्र के कंधे मजबूत बनेंगे। आप ऐसा सोचते हो कि 50% आबादी तो काम करती है और 50% आबादी है घर की चार दीवारी में बंद रहे, तो इससे राष्ट्र अच्छा नहीं बनने वाला, इससे नेशन बिल्डिंग नहीं होने वाली। तब इन्होंने महिलाओं को संविधान में भी अधिकार दिया और महिलाओं को इन्होंने आरक्षण का प्रावधान करने की बात कही। और आज जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो नारी वंदन शक्ति अधिनियम है वो आ रहा है, वो भी डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का एक सशक्त उदाहरण है कि उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कदम उठाए थे वो वास्तव में कितने सही थे और कितने दूरदर्शी थे। हालांकि उस समय जो हिंदू कोड बिल इन्होंने पेश किया था वो पास नहीं हो सका और फिर इनकी मृत्यु के बाद में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने उनको टुकड़ों टुकड़ों में पास करवाया था। लेकिन आज की सरकार जो इस विधेयक को लेकर आ रही है, महिलाओं को चाहे पंचायती राज में आरक्षण दे रखा है या फिर विधानसभा लोकसभा में आरक्षण देने का काम करती है, शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दे रहा है, ये डॉक्टर अम्बेडकर जी के उस विचार की द्योतक है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचार कितने दूरदर्शी थे। और ये कहते थे कि मैं किसी समाज के विकास का पैमाना है वो महिलाओं की स्थिति से मापूंगा कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। यदि किसी समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो मानते हैं कि उस समाज ने विकास किया है और उस समाज के पास बहुत अनाप शनाप पैसे हैं या सब चीज़ें हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति वहाँ पर दयनीय है, तो वास्तव में उस समाज ने विकास किया ही नहीं, क्योंकि उस समाज ने आधी आबादी को तो बहुत ज़्यादा एक पशु की तरह रखा हुआ है। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और जब हिंदू कोड बिल संसद में पास नहीं करा पाए तो इन्होंने इतने बड़े कानून मंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता था और उसको इन्होंने ठुकरा दिया और अपने पद से इस्तीफा लिख दिया कि जब मैं कानून मंत्री रहते हुए जो सुधार मैंने लागू किया है, जो बिल मैंने संसद में पेश किया है उसको मैं पास ही नहीं करा सका और सरकार मेरी बात मानती नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे कानून मंत्री पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इन्होंने नैतिकता के नाते उस पद को ठुकरा दिया और उन्होंने उसके बाद में ये सब चीज़ें हुई थी दोस्तों। तो ऐसे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कभी भी सत्ता से भी क्या वो सत्ता का लालच उनके अंदर नहीं था। और यदि उनके पास अगर ये लालच होता कि मैं सत्ता प्राप्त कर लूँ या और कुछ प्राप्त कर लूँ, वो केवल सत्ता को एक माध्यम मानते थे, सामाजिक क्रांति का माध्यम मानते थे। सरकार जितने बड़े लेवल पे सामाजिक क्रांति कर सकती है, समाज में सुधार कर सकती है, एक अकेला व्यक्ति या कोई संगठन है इतने बड़े लेवल पे नहीं कर सकता, इसलिए वो सरकार का हिस्सा बने थे। लेकिन जब उनके अनुरूप आवश्यक सुधार नहीं हुए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आज की भारत की महिलाएं हैं, उनको ये समझने की जरूरत है कि डॉक्टर अम्बेडकर के उन्हीं कदमों से आज की सरकार प्रेरणा ले रही है और प्रेरणा लेते हुए महिलाओं को आगे बढ़ाने के काम कर रही है। तो हालांकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने समय में समाज से बहुत आगे होते हैं, तो तत्कालीन समाज उनका विरोध करता है, लेकिन आने वाले समय में जब समाज को समझ में आता है कि नहीं वो व्यक्ति सही था, उनके काम सही थे, तो समाज उनको अडॉप्ट कर लेता है। तो भारतीय समाज की अच्छी बात यह है कि उन्होंने आज से 50-60 साल पहले उन बातों को हमने दरकिनार कर दिया था, उनका विरोध किया था हिंदू कोड बिल का, वही चीज़ें आज हम कर रहे हैं। और उसी हिंदू कोड बिल के दम पे उसके बाद में वो पास हुए धीरे धीरे टुकड़ों में, उनके दम पे भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। उसके खिलाफ एक उदाहरण और है दोस्तों, मुस्लिम समाज था, उसमें महिलाओं की स्थिति में कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया गया सरकार के द्वारा भी और समाज के द्वारा भी। तो आज भी मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय बनी हुई है, वो चार दीवारी के अंदर ही बंद है। और उसी समय भारत के समाज ने या भारतीय सरकार ने हिंदू धर्म में हिंदू कोड बिल के माध्यम से सुधार किए। उसका परिणाम ये रहा कि आज हिंदू समाज में महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर बहुत ज़्यादा आगे आ गई है। तो ये बात ऐसी होती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हिंदू कोड बिल में क्या था, संपत्ति का अधिकार, विवाह विच्छेद का अधिकार और उत्तराधिकार का अधिकार देता था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955
इनके हिंदू विवाह जो अधिनियम 1955 है वो महिला अधिकारों के नियम है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और हिंदू अल्पसंख्यक और सर्वसत्ता अधिनियम 1956। उसके बाद में हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956 में ये सब चीज़ें हिंदू कोड बिल का हिस्सा थे, जो कि 1951 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी संसद में पार्लियामेंट में बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया, जो कि पारित नहीं हो सका। बाद में इनके देहांत के बाद में या फिर इनके कानून मंत्री से इस्तीफा देने के बाद में जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है, कांग्रेस ने इनको टुकड़ों में पास करवाया था। ये सारी की सारी चीज़ है, ये हिंदू कोड बिल में मेंशन थी लेकिन पास नहीं हुआ। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम है 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है जिसमें महिलाओं को भी बराबर भागीदारी का मौका दिया, हिंदू अल्पसंख्यक और सर्वसत्ता अधिनियम 1956 है, और जो दत्तक ग्रहण गोद लेने का अधिकार है या भरण पोषण का अधिकार है, ये सब हिंदू कोड बिल के अंग थे। जब संसद में बिल पास नहीं हो सका तो उन्होंने 1951 में कानून मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। ये उनकी नैतिक दृढ़ता का प्रमाण था कि मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकता तो फिर मैं कोई सुधार कर ही नहीं सकता तो इस पद पे मैं किस लिए हूँ, ये बात थी। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अलावा जो भारत का कानून मंत्रालय था उसको एक खाली साबुनदानी मानते थे कि ये ऐसी साबुनदानी है जिसमें साबुन नहीं है, और साबुन है तो फिर वो कोई काम की नहीं है। तो मैं जिस पद पे बैठा हूँ उसका काम नहीं कर पा रहा हूँ और उस पर सारा का सारा प्रभाव प्रधानमंत्री का है, तो फिर मुझे पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये सब चीज़ें कहते थे। अर्थशास्त्र में इनका योगदान क्या है? अर्थशास्त्र में इनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, इनकी जो थीसिस थी, पीएचडी की थीसिस थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, रुपये की समस्या क्या है, इस पे ही रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1934 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 1923 में पीएचडी की थीसिस से प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, उसी थीसिस के बेस पे स्थापना की गई कि रुपये की समस्या क्या है, भारत में एक सेंट्रल बैंक की स्थापना करनी है, और अंग्रेजों ने 1 अप्रैल 1934 को बैंकिंग अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना की थी। उसके अलावा स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, भारत में जो लघु कृषक हैं, सीमांत की कृषक हैं, उनकी समस्या क्या है और उनके उपचार क्या हो सकते हैं, इस पे डॉक्टर अम्बेडकर की एक किताब है जो कि कृषि सुधार पर एक महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया है, दिखाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय नदी घाटी प्राधिकरण का प्रस्ताव भी, नदी जल प्रबंधन नीति है अभी सरकार की, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर जी की सोच सही काम करती है। इसके अलावा केंद्रीय जलमार्ग हैं, सिंचाई है और नेविगेशन आयोग की स्थापना के लिए भी इन्होंने प्रयास किए थे। और आज भारत के जो श्रमिकों को कार्य दिवस के 8 घंटे मिले हुए हैं। पहले दोस्तों आप सभी को पता होगा जब यहाँ पर ब्रिटिश राज था या उससे पहले मजदूरों के काम करने के जो घंटे थे वो तय नहीं थे, निश्चित नहीं थे। मजदूरों को एक पशुओं की तरह बहुत ज़्यादा बुरी तरह से उनका शोषण होता था और 16-16 घंटे उनसे काम कराया जाता। डॉक्टर अम्बेडकर श्रम मंत्री रहते हुए, ब्रिटिश कार्यकारिणी में श्रम मंत्री रहते हुए उस समय इन्होंने प्रयास किया कि भारत के जो मजदूर हैं उनको काम के घंटे निश्चित होने चाहिए ताकि वो गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मजदूरों के लिए जो काम के घंटे हैं, कार्यबल के घंटे हैं, वो 8 घंटे कराने के लिए प्रयास किया, और इन्हीं के प्रयासों से आज भारत में जो कानून बना हुआ है, श्रम का कानून बना हुआ है, श्रम अधिनियम 1948, उसके तहत या फिर उससे पहले ये सारे प्रयास किए थे, उसके तहत आज मजदूरों को 8 घंटे काम करने का अधिकार है। यदि अतिरिक्त आप उनसे काम कराते हो तो उनको अतिरिक्त वेजेज देना होगा। ये सब चीज़ें इन्हीं के काल में हुई थी दोस्तों। इसके अलावा सामाजिक न्याय के जनक इन्हें किस लिए कहा जाता है? तो आप एक चीज़ देखते हो, भारत के संविधान का अनुच्छेद है 39, अनुच्छेद 39 ये कहता है कि महिलाओं को समान वेतन और प्रसूति अवकाश देना होगा। अनुच्छेद जो 39 है, अनुच्छेद 41-42 है, ये सब चीज़ें जो डीपीएससीपी के अनुच्छेद हैं जो ये कहते हैं कि महिला पुरुष समाज के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए राज्य कार्य करेगा, वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर साहब की छाप आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा सामाजिक न्याय के जनक डॉक्टर अम्बेडकर का ऐसा मानना था कि जो लोग अपने इतिहास को याद नहीं रखते हैं वो नया इतिहास नहीं बना सकते हैं। तो ये स्पष्ट कहते थे कि आपको कुछ आगे करना है, कुछ अलग करना है, तो आपको जो आपका पुराना इतिहास है उसको याद रखना पड़ेगा। इनका फेमस कोटेशन है। क्या कोटेशन है इनका? जो इतिहास को नहीं जानते वे इतिहास बनाने में असमर्थ रहते हैं। जो सबसे पहले आपको, इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर किस चीज़ पे जोर देते हैं? इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। क्या कर रहा है ये? हाँ, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं जो इतिहास को नहीं जानते वे इतिहास बनाने में असमर्थ रहते हैं। अब दोस्तों हमने एक क्लास शुरू की थी, वहाँ से आप याद करो हमने क्या बात की थी। हमने बात की, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।
ये नारा इन्होंने दिया, ये कोटेशन इनका है। तो अब आप जो इतिहास नहीं जानते हुए इतिहास बनाने में असमर्थ रहते हैं, इस बात की यहाँ से प्रासंगिकता निकालो। इनका कहना है कि जो आदमी अध्ययन नहीं करेगा, जो आदमी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, जो अपने विचारों को नहीं जगाएगा, जो अपने स्वतंत्र विचार नहीं रखेगा, वो क्या इतिहास जानेंगे। और जो इतिहास नहीं जानेंगे तो वो जो आदमी शिक्षा ग्रहण नहीं किए वो क्या नया इतिहास बनाएगा। तो यहाँ पर ये इनका ये जो पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है, ये दोनों इंटरलिंक होते हैं कि सबसे पहले इनका जोर था कि आपको शिक्षित बनना होगा उसके, ताकि आप क्या जान सको, आप अपना इतिहास जान सको और आप फिर क्या कर सको, एक संगठित रह के फिर आप संघर्ष करते हो तो एक नया इतिहास बना सको, ये सब चीज़ें। इसके अलावा जो आरक्षण की नीति थी, उनको ये बोलते थे कि समानता का उपकरण है। यदि सोसाइटी में समानता लेके आनी है तो भारत के जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे, सकारात्मक भेदभाव करना पड़ेगा। यहाँ पर है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, तो ये करना पड़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा, सरकारी नौकरी और विधायिका में आरक्षण का प्रावधान किया। ये सामाजिक न्याय का सबसे ठोस कदम था। उनका मत था कि सदियों के अन्याय को केवल सकारात्मक भेदभाव से ही ठीक किया जा सकता है। हालांकि इस चीज़ का कुछ लोग विरोध भी करेंगे और कुछ लोग कहेंगे ये तो ये है वो है, लेकिन दोस्तों आज भी अपने को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय समाज में जो भेदभाव है उसका मूल आधार जाति है। यदि आप उच्च जाति में जन्म लेते हो तो कम से कम आपको उन भेदभावों को नहीं झेलना पड़ता है जो निम्न जाति में जन्म लेने वालों लोगों को झेलना पड़ता है। हो सकता है कि आर्थिक दृष्टि से कोई अमीर गरीब हो सकता है, आप भले ही उच्च जाति में जन्म लिया आपने तो आप वहाँ पर आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो सकते हो, लेकिन आप कहीं रूम लेने गए तो आपको जाति का ताना देके रूम लेने के लिए मना तो नहीं करेगा कोई। आप किसी मंदिर में गए और मंदिर में गए तो आपको जाति का ताना देके मंदिर से बाहर तो नहीं निकालेगा कोई। तो इस प्रकार जो भेदभाव है आज भी भारतीय समाज में जाति के आधार पर जो भेदभाव बना हुआ है वो सबसे बड़ी बुरी बात है। और इसीलिए जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ये ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे निचले वर्गों की स्थिति सुधार सकता है। तो इसको पॉजिटिव लेने की भी हमें आवश्यकता है। इसके अलावा बात करें जाति व्यवस्था का, इन्होंने विरोध किया था। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था न केवल सामाजिक अन्याय का कारण है बल्कि राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने जाति उन्मूलन को भारत की मुख्य समस्या माना। उनकी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये 1936 में एक भाषण था इनका, इस विषय पर एक कालजयी रचना है। एनिहिलेशन कास्ट है, वो इनकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुई थी 1980 के दशक में। तो ये पुस्तक ऐसी है जो ये बोलती है कि भारत में जाति व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ और भारत में जाति व्यवस्था का विनाश कैसे हो सकता है, और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में जाति सबसे बड़ी बाधक है। भारतीय समाज को तोड़ने में और भारत को पूरे जो पुराने समय में बात करें मध्यकालीन भारत से लेकर अंग्रेजों के आने तक, तो भारत की गुलामी का कारण ही क्या था, जाति व्यवस्था थी। इससे पूरा भारत का समाज था वो टुकड़ों में बंटा हुआ था और कभी एकजुट होकर विदेशी शक्तियों या फिर भारत की आंतरिक समस्याओं से एकजुट होकर कभी ये संघर्ष नहीं कर पाया। और हमारी स्थिति क्या हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा दयनीय होती गई और हम भारत है वो फिर एक गुलाम राष्ट्र बन गया। कभी भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था या फिर भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी, वो भारत धीरे धीरे कमज़ोर क्यों हो गया। आप स्वाभाविक सी बात जानते हो कि एक परिवार में सारे लोग हैं वो संगठित होकर काम करेंगे और सारे लोग आपसी विश्वास, त्याग और मेहनत से काम करेंगे तो परिवार समृद्ध हो जाएगा। लेकिन उन्हीं परिवार के लोगों में यदि फूट पड़ जाएगी तो परिवार कमज़ोर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक समाज है, उसके लोग यदि जाति के आधार पर बंट जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में वो समाज कमज़ोर होना तय है। एक समाज यदि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बंट जाएगा तो आंतरिक रूप से वो खोखला हो जाएगा। और इसी खोखलापन की वजह से फायदा कौन उठाता है, दूसरा पक्ष उठाता है। उसको पता है कि इस पक्ष के पास क्या नहीं है, इसके पास मजबूती नहीं है, ये एकजुट नहीं है, तो फिर क्या, घर का बेदी लंका ढाए। तो ये बात आती है। और भारत का जाति व्यवस्था ये सबसे बड़े कारण, क्योंकि इससे पूरा समाज है वो विदेशी आक्रांतों के साथ एकजुट होकर लड़ नहीं सका, क्योंकि हमारा समाज डिवाइड था कि ये काम है एक जाति विशेष करेगी, शिक्षा का काम एक जाति विशेष करेगी, क्षेत्रीय का काम एक जाति, रक्षा का काम एक जाति विशेष करेगी, साफ सफाई का काम एक जाति विशेष करेगी, उत्पादन का काम एक जाति विशेष करेगी। अब तुलना करो वर्तमान समाज से। वर्तमान समाज में आप यदि किसान के बेटे हो, आप डॉक्टर बन रहे हो, आप इंजीनियर बन रहे हो, आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी योग्यता नहीं मरती है। तो डॉक्टर अम्बेडकर का ये कहना था कि जाति व्यवस्था योग्यता को खत्म कर देती है, प्रतिभा को खत्म करती है, प्रतिभा को रोंदती है, प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ने देती है। अब यदि आप किसान हो और आपको किसान का काम करने के लिए बाध्य हो, आपके पिताजी किसान है और आपको मजबूरी है कि नहीं आप किसानी करोगे, अब यार आपकी इच्छा है डॉक्टरी में, आप बहुत जीनियस हो, आप बनना चाहते हो, कलेक्टर बनना चाहते हो, आप फिर राजनीति में आना चाहते हो, लेकिन आपके लिए सारे दरवाजे बंद हैं, तो सोचो आपका जीवन कैसा होगा। फिर आपकी जो प्रतिभा वहाँ पर दब जाएगी और आप जीवन भर एक किसान बन के रह जाओगे। ठीक इसी प्रकार आपके पिताजी हैं वो लोहार का काम करते हैं, तो आपके अंदर प्रतिभा है कि आप कुछ अलग करो, लेकिन आपकी जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, सामाजिक नियम है वो आपको रोकते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं आपको लोहार का काम करना पड़ेगा, आप अपना पैसा, दूसरा पैसा है वो बदल नहीं सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी प्रतिभा रुक जाएगी और देश को अच्छे लोगों, अच्छी प्रतिभा है वो नहीं मिल पाएगी और फलतः
परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, देश धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं कि जाति व्यवस्था ने भारत को कमजोर करने का काम किया है, बांटने का काम किया है और भारत को पिछड़ेपन का सबसे मूल कारण है। ये करती है उनकी द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इसमें दिखाई देती है। इसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर साहब क्या कहते हैं, महिला सशक्तिकरण के ऊपर क्या कहते हैं, तो महिला सशक्तिकरण पे एक ऐसा कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर न केवल दलितों बल्कि महिलाओं को भी प्रबल समर्थक थे, महिलाओं के अधिकारों के। उन्होंने महिलाओं की संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, तलाक लेने का अधिकार और समान नागरिक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया था, क्योंकि ये कहते थे कि मैं किसी भी समाज के विकास की जो मापन है वो मैं महिलाओं की स्थिति से करता हूँ, ये सब चीज़ें सही। अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इस जाति व्यवस्था को चुनौती देने का उनका अंतिम और सबसे बड़ा कदम था। बौद्ध धर्म में उन्हें समानता, करुणा और विवेक का दर्शन मिला था। ये सब चीज़ें थी, तो ये आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा सामाजिक न्याय में उनका बहुआयामी योगदान क्या था, सामाजिक न्याय में के लिए उन्होंने क्या किया था विशेष। तो सबसे पहले बात करें हम शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया। सभी के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया था। और आज भारत के संविधान में जो आरटी की व्यवस्था है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो आज आर्टिकल 21 के तहत जो शिक्षा का अधिकार है, अटल जी की सरकार ने जो शिक्षा का अधिकार दिया था, उसके समर्थक कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अनिवार्य शिक्षा के निःशुल्क कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम समाज में क्रांति कर सकते हैं और बिना क्रांति के समाज में बड़े स्तर पे परिवर्तन कर सकते हैं। यदि वो सभी को निःशुल्क मिलेगी तो कोई भी शिक्षा की वजह से पीछे नहीं रह पाएगा। और जब शिक्षा सभी को मिल जाएगी तो व्यक्ति आगे बढ़ेंगे और लोग अपनी प्रतिभा को निखार पाएंगे। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो हिमायती थे और इनका समर्थन करते थे। और इसलिए आपको सब पता होगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 45 था, वहाँ पर डीपीएसपी में क्या जोड़ा गया है कि 6 राज्य क्या करेगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करेगा। ये इस चीज़ के पक्ष में थे कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जरूर बने, लेकिन उस समय राज्य की स्थिति नहीं थी, तो उनको डीपीएससी में जोड़ दिया कि समय समय पर राज्य की जब स्थिति अच्छी होगी तो राज्य ये प्रावधान कर देगा। फाइनली फिर 2003 में, कब की बात है, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ क्या कर दिया, शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया। और यहाँ ये जो 6 से 14 वाला है ये आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया, आर्टिकल 21A में जोड़ दिया गया। और यहाँ जो 45वां है वहाँ पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा जो आंगनबाड़ी या फिर इन केंद्रों की व्यवस्था कर दी थी। इसके अलावा श्रम के लिए इन्होंने क्या किया, जो 8 घंटे का कार्य दिवस है या महिला श्रमिकों को अधिकार दिलाने का काम किया। पहले आपको पता होगा जो श्रमिकों को काम करने के घंटे निश्चित नहीं थे, उनसे पशुओं की तरह, बैलों की तरह उनको जोता जाता था और 16-16 घंटे काम कराया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयासों से इन्होंने गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्री रहते हुए प्रयास किया और फलतः भारत सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया और काम करने के जो घंटे वो 8 घंटे वो निश्चित किए गए 1948 के नियम के अनुसार। उसके अलावा न्याय, अनुच्छेद 17 आप देखते हो अस्पृश्यता का उन्मूलन और सामाजिक न्याय के जनक हैं। उसके अलावा राजनीति में समानता की बात करते हैं, दलितों का प्रतिनिधित्व व मताधिकार, यूनिवर्सल वोटिंग राइट इन्होंने दिलाने का काम किया और दलितों का प्रतिनिधित्व राजनीति में बढ़ाने की इन्होंने कोशिश की। इसके अलावा महिला, हिंदू कोड बिल के द्वारा, हिंदू कोड बिल जो 1951 में लेके आए थे, इसके माध्यम से भारत में हिंदू समाज में जो महिलाओं की स्थिति है उसको सुधारने के इन्होंने भरसक प्रयास किए। लेकिन जब ये असफल रहे, वहाँ पर इनके अकॉर्डिंग वो बिल पास नहीं हो सका, क्योंकि नेहरू जी का कहना था कि इसमें ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, तो ये झुके नहीं और अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं जो काम नहीं कर सकता हूँ फिर वो पद पर बैठे रहने का मुझे कोई नैतिक दृष्टि से अधिकार नहीं है। इसके अलावा आर्थिक रूप से इन्होंने क्या किया, भूमि सुधार के लिए जो योजना थी उनके समर्थक थे। और आरबीआई की जो प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़ थी, इसके 1923 की पीएचडी थीसिस थी, उसकी बेस पे क्या की, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1934 को हुई। इसके अलावा हम धार्मिक की बात करें तो इन्होंने पहले हिंदू धर्म में सुधार के प्रयास किए, लेकिन जब नहीं हुआ तब इन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया, जो जाति मुक्त समाज के जो विचारधारा है उस पर निर्भर है। ठीक है। इसके अलावा विधिक रूप से संविधान में समानता के प्रावधान इन्होंने किए हैं। तो ये थे डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय राजनीति या भारतीय समाज सुधार में योगदान। तो भारतीय समाज के ये बहुत बड़े क्रांतिकारी और सामाजिक सुधार के रूप में देखे जाते हैं। अब हम बात करें, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी जो अपने लिए बहुत काम की चीज़ है। पुस्तकें क्या लिखी थी दोस्तों? डॉक्टर अम्बेडकर एक विपुल लेखक थे। इन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास, धर्म और विधि पर अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। उनका साहित्य भारतीय
सामाजिक चिंतन का अमूल्य भंडार है। डॉक्टर अम्बेडकर का जो साहित्य है, इसको अम्बेडकर साहित्य बोलते हैं। ये भारत में सामाजिक चिंतन या फिर बोल सकते हो आप सबाल्टर्न थ्योरी, जो दबे पिछड़े लोगों की आवाज़ है, उनमें काम करने के लिए बहुत क्या महत्वपूर्ण अमूल्य भंडार की तरह काम करता है। भारत में जो अभी हाल फिलहाल में सबाल्टर्न थ्योरी उभर रही है, वंचित वर्गों का इतिहास का जो लेखक उभर रहे हैं, सुब्रतो मुखर्जी है या फिर ये रामचंद्र गुहा हैं या फिर बात करें ये शशि थरूर हैं या ये ऐसे लोग उभर रहे हैं, तो ये सारे क्या इनका जो आधार है वो डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचार हैं दोस्तों। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश 1936 में, ये जो पंजाब का एक जो संगठन था जात पात तोड़ो मंडल था, उनको 1936 में उन्होंने एक सम्मेलन रखा था जाति के विनाश पे, या फिर बात करें कि जाति व्यवस्था का अंत कैसे हो, जात पात तोड़ो मंडल नाम से सम्मेलन था। लेकिन ये सम्मेलन चला कौन रहा था? ये सम्मेलन जो रूढ़िवादी ताकतें थे वो ही चला रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर को आमंत्रित किया गया कि आप आओ और अपना भाषण दो। तब डॉक्टर अम्बेडकर को बोला गया कि आप जो भाषण दोगे वो पहले भेज दो, कहीं ऐसा तो नहीं हो जिससे समाज में क्या हो जाए, समाज में समस्याएं खड़ी हो जाए और हमारा संगठन नहीं, हमारी दुकान ही चलनी बंद हो जाए। तो इन्होंने वो भेजा, तो उस समिति ने बोला कि ये चेंज करो आप। फिर बोल दिया चेंज नहीं करूँगा, झुकना तो झुकते तो थे नहीं, जहाँ सही जगह है वहाँ नहीं झुकेंगे भाई, अपनी जगह सही है वहाँ पर नहीं झुकेंगे। तो फिर उन्होंने जो 1936 में वो भाषण देना था, फिर वो समिति को इन्होंने मना कर दिया कि मैं चेंज नहीं करूँगा। और उसके बाद में उस समिति को, वो जो जात पात तोड़ो मंडल कमीशन था, तो उसने क्या किया, वो सम्मेलन करवाना ही कैंसिल कर दिया। और उसके बाद में इन्होंने जो अपना भाषण था उसको एक किताब के रूप में प्रकाशित करवाया, और जो इनकी मृत्यु के बाद में 1984 के लगभग एक किताब के रूप में प्रकाशित हुआ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश कैसे होता है। ये मूलतः एक भाषण था जो जात पात तोड़क मंडल लाहौर में देने से मना कर दिया। इस पुस्तक में अम्बेडकर ने हिंदू जाति व्यवस्था की वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक आलोचना की है। उन्होंने सिद्ध किया कि जाति व्यवस्था केवल एक सामाजिक विभाजन नहीं बल्कि असमानता को धार्मिक वैधता देने वाली व्यवस्था है। इसमें उन्होंने गांधी जी की वर्ण व्यवस्था के प्रति नरम रूप की भी आलोचना की थी। मुख्य तर्क क्या था? जाति उन्मूलन के बिना भारत एकजुट व शक्तिशाली नहीं बन सकता। शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों को छोड़े बिना जाति नहीं जाएगी। तो इन्होंने ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, इसमें भारतीय जाति व्यवस्था है उस पर तार्किक रूप से, वैधानिक रूप से और कुछ वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ इन पे प्रहार किए हैं कि जाति व्यवस्था भारत के विकास और एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है। ये तब तक नहीं टूटेगी तब तक भारत का विकास बहुत सही तरीके से समतामूलक समाज का निर्माण करने में हम क्या रहेंगे, पिछड़े रहेंगे, और इस काम में हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन्होंने इस किताब में गांधी जी की जो वर्ण व्यवस्था, क्योंकि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे, गांधी जी बोलते थे कि नाई का बेटा यदि नाई का काम करता है तो वो जन्म से छोटा था, उस तब से वो देखता है तो उस काम में वो निपुण हो जाएगा, वो हस्तशिल्प हो जाएगा। यदि लोहार का बेटा लोहार का काम करता है तो इससे वो आगे बढ़ के क्या कर पाएगा, आगे बढ़ के वो ठीक से वो काम कर पाएगा। तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था के प्रति नर्म रुख अपनाते थे, वो उसके समर्थक थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी जी की इस किताब में आलोचना की है और ये सब चीज़ें बताई है। इन्होंने ये भी बताया कि इसका वैज्ञानिक आधार क्या, ऐतिहासिक और दार्शनिक आलोचना की है। तो ये किताब इनकी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बहुत बड़ी अच्छी तार्किक किताब है दोस्तों। उसके अलावा द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 1923 रुपये की समस्या क्या है, 1923 में पीएचडी का टॉपिक था। ये डॉक्टर अम्बेडकर की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत पीएचडी की थीसिस है। इसमें उन्होंने भारतीय मुद्रा नीति, श्रवण मानक और रुपये की विनिमय दर और भारतीय वित्त की समस्याओं का गहन विश्लेषण किया है। इस महत्व क्या है इसका? इस कार्य ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की और उनके सुझावों को हिल्टन एंड कमीशन ने माना और 1935 में आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। ये इनकी आर्थिक दूरदर्शिता का प्रमाण था। इसके अलावा इन्होंने 1948 में द अनटचेबल्स, अस्पृश्य कौन है, तो इन पे इन्होंने किताब लिखी है 1948 में। इस पुस्तक में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अस्पृश्यता की उत्पत्ति, इतिहास का खोजपूर्ण विश्लेषण किया। उन्होंने तर्क दिया कि अस्पृश्य लोग वास्तव में बौद्ध थे जो हिंदू धर्म में वापस नहीं आए। गोमांस भक्षण और सड़े मांस के उपयोग से उनकी सामाजिक स्थिति निम्न मानी गई। इनका महत्व क्या है? ये पुस्तक भारतीय इतिहास की उस परत को उजागर करती है जिसे मुख्य धारा के इतिहासकारों ने अनदेखा कर दिया था। दोस्तों 1948 में डॉक्टर अम्बेडकर की जो अनटचेबल्स किताब आती है उसमें बताते हैं कि भारतीय जाति व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ, भारतीय जाति व्यवस्था में जो दलित कौन है या फिर क्षुद्र कौन है उनके बारे में ये बताते हैं कि क्षुद्र वो लोग थे जो क्या महात्मा बुद्ध के जो बौद्ध धर्म का आंदोलन था उससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म में चले गए थे, वहाँ समानता के लिए बौद्ध धर्म में चले गए थे और वापस यहाँ नहीं आए।
हिंदू धर्म में उन्होंने वापस प्रवेश नहीं किया, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति नाजुक थी। इस वजह से वो गौ मांस या फिर और चीज़ें जो सड़ा हुआ मांस खाते थे, इस वजह से उनको उनकी स्थिति खराब बता के उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया और उनको शूद्रों की श्रेणी में डाल दिया। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर इस किताब में एक बात और कहते हैं कि पहले जो सारे के सारे लोग थे वो मांस खाने का काम करते थे, लेकिन कालांतर में लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरती गई। इस वजह से कुछ लोग हैं उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया और अपने आप को श्रेष्ठ करना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से जाति व्यवस्था की उद्भव की बात कहते हैं। इसके अलावा हु वर द शूद्रास कि शूद्र कौन है, इसके बारे में इन्होंने ये किताब लिखी है 1946 में। इस पुस्तक ने अम्बेडकर ने वैदिक साहित्य के गहन अध्ययन के आधार पर सिद्ध किया कि शूद्र मूलतः क्षत्रिय थे, आर्य वर्ग का एक हिस्सा है। जनेऊ से वंचित करके उन्हें चौथे वर्ण में धकेला गया। ये एक ऐतिहासिक विविधतापूर्ण तर्क था जिसने परंपरागत मान्यताओं को चुनौती दी थी। क्या है कि पहले इन्हें येगोपवित से वंचित किया गया और चौथे वर्ण में धकेला। ये ऐतिहासिक विविधतापूर्ण तर्क था जिसने परंपरागत मान्यताओं को चुनौती देने का काम किया था। वो वर शूद्राज, तो मतलब शूद्र वास्तव में बने कैसे थे, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण है डॉक्टर अम्बेडकर ने इस किताब में किया है। इसके बाद में पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो ये 1940 में है। इस पर इन्होंने किताब लिखी है, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना। डॉक्टर अम्बेडकर ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया था, लेकिन इस किताब में डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही है कि जो भारत की सरकार है वो एक्चुअली में दो राष्ट्रों की सरकार है और उनको एक सरकार है वो चला रही है, और पाकिस्तान एक हकीकत है, पाकिस्तान बन के रहेगा। तो ये उस समय की एक उनकी दूरदर्शिता थी कि इन्होंने पहले बता दिया कि पाकिस्तान बन के रहेगा। अब ब्रिटिश सरकार हो चाहे फिर भारत के नेता हैं, और हकीकत में डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया क्या था उस समय सबके मन में थी, इवन इन जिन्ना के मन में था कि पाकिस्तान बन जाए। भारत के कुछ और नेता थे वो भी चाहते थे पाकिस्तान बन जाए, और ब्रिटिश सरकार का जो तुष्टीकरण की नीति थी और ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान बनने के लिए जिन्ना को उकसाया, उनको बढ़ावा दिया। तो सारी उस टाइम की परिस्थितियाँ ऐसी थी दोस्तों। इसके अलावा बुद्धा एंड हिज धमा 1957 में इन्होंने किताब लिखी, बुद्ध और उनका धम, जो कि इन्होंने पहले 1954-55 में किताब लिखी और ये प्रकाशित हुई थी इनके मरने के बाद, मरणोपरांत हुआ था। ये पुस्तक डॉक्टर अम्बेडकर की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रचना है जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या की। उनके अनुसार बुद्ध का धर्म करुणा, समानता, सामाजिक न्याय पर आधारित है। ये पुस्तक नव बौद्ध आंदोलन की आधारशिला है। ये पुस्तक उनके जीवन दर्शन का सार है, एक ऐसे समाज की कल्पना जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, केवल समानता है। तो ऐसे चीज़ों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ये बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं। डॉक्टर अम्बेडकर ने और भी किताबें लिखी है, इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कास्ट इन इंडिया, भारत में जाति, द मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, किस प्रकार भारत में जाति का उदय हुआ था और किस प्रकार इनको यहाँ डिप्लॉय किया गया और इसका विकास कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। 1916 की किताब है, जाति की उत्पत्ति और विकास के बारे में चर्चा करती है। इसके अलावा द इवोल्यूशन इन प्रोविंशियल फ्रांसिस इन फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, तो 1950 में प्रांतीय वित्त व्यवस्था की बात करती है किताब। थॉट ऑन पाकिस्तान 1941 में आई, विभाजन का विश्लेषण करती है। वोट कांग्रेस एंड गांधी, हाउ डन टू बी अनटचेबल, गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया। ये गांधी और कांग्रेस पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाली है कि गांधी जी और कांग्रेस है उनके नेता ये केवल दिखावा करते हैं कि हम देश से वास्तव में सुधार करना चाहते हैं, जबकि वास्तव में सुधार करना चाहते नहीं थे, इन्होंने केवल दिखावा करते हैं। कांग्रेस की दलित नीति की इन्होंने आलोचना की। 1945 में किताब प्रकाशित हुई थी। स्टेट एंड माइनॉरिटी, राज्य और अल्पसंख्यक, 1927 में अल्पसंख्यकों के अधिकार के ऊपर लिखी गई किताब है कि उनको अधिकार देना चाहिए। वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ये डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मकथा है, इनकी जो सेल्फ ऑटोबायोग्राफी है ये है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। ये बहुत अच्छी किताब है जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर साहब है, इसको थोड़ा मैंने पढ़ा है दोस्तों। तो इस किताब में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ये कहते हैं कि इनके साथ जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, इन सब चीज़ों का इन्होंने विस्तृत ब्यौरा दिया है इसमें। व्यक्तिगत जीवन का दर्द है और हिंदू धर्म में रहते इन्होंने किस प्रकार के संकटों का सामना किया। 1935-36 में किताब प्रकाशित हुई थी। रिडल्स इन हिंदुज्म, जो कि इनकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुई। 1987 मरणोपरांत हिंदू धर्म की आलोचना इसमें इन्होंने की है। रिडल्स इन हिंदुज्म, हिंदू धर्म की पहेलियाँ, किस प्रकार हिंदू धर्म में जो कहानियाँ बना के और आडंबर युक्त चीज़ें की गई है, इनकी इसमें आलोचना की है। रिडल्स इन हिंदुज्म भी मैंने पढ़ी है, जो कि बहुत अच्छी किताब है। इसमें अलग अलग तरीके की कहानियाँ बताई गई, जिसमें कि किस प्रकार आप सोच सकते हो कि अपने जो धर्म ग्रंथों में कैसी काल्पनिक कहानियाँ चलती है, उनके बारे में, अपने क्या दुनिया भर के धर्म ग्रंथों में, तो उनकी उन्होंने बात की है। रिवोल्यूशन एंड
काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, जो इनकी मरणोपरांत पुस्तक है वो प्राचीन भारत का इतिहास लिखी है इन्होंने, और मरणोपरांत ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। क्या रिवोल्यूशन और इसका काउंटर रिवोल्यूशन, प्राचीन भारत में रिवोल्यूशन किस प्रकार हुई और उसका एक प्रति रिवोल्यूशन या क्रांति कैसे हुई, प्रति क्रांति कैसे हुई, इस पर एक किताब है। तो ध्यान रखना डॉक्टर अम्बेडकर साहब की किताब कौन कौन सी है? कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1916 में, जाति की उत्पत्ति और विकास पे, द इवोल्यूशन एंड प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1950, प्रांतीय वित्त व्यवस्था की बात की है, थॉट ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान के विभाजन का विश्लेषण 1941 में, वोट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू बी द अनटचेबल, अनटचेबल्स के लिए गांधी और कांग्रेस ने क्या किया, इसमें कांग्रेस और गांधी की आलोचना की गई, केवल दिखावा करते हैं जबकि वास्तव में सुधार चाहते नहीं। स्टेट एंड माइनॉरिटी, इसमें अल्पसंख्यकों अधिकारों की बात की गई जो कि 1947 में आई थी। वेटिंग फॉर वीजा, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने, जो कि बहुत ही अच्छी किताब है, और इसमें बताते हैं कि किस प्रकार उनके साथ भेदभाव हुआ, उनका उन्होंने दर्द व्यक्त किया 1935-36 में। उसके अलावा रिडल्स इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पहेलियां, जो कि बहुत ही शानदार किताब है, और उसमें जो हिंदू धर्म की पहेलियां हैं उन पे तर्कपूर्ण उनका विश्लेषण किया है। तर्कपूर्ण विश्लेषण करते हुए उसमें बताया गया है कि किस प्रकार ये कहानियां काल्पनिक और मन गढ़ंत कहानियां है। रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, मरणोपरांत इनकी किताब प्राचीन भारत का इतिहास इसमें लिखा हुआ है, तो ये थोड़ी सी आप ध्यान रखना। इसके बाद में इनकी विरासत और लेगेसी और रिलेवेंस क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर जी आज वर्तमान में प्रासंगिक क्यों है, ये चीज़ अपने को देखने की जरूरत है। दोस्तों आज डॉक्टर अम्बेडकर साहब प्रासंगिक क्यों है? डॉक्टर अम्बेडकर साहब चाहते थे समानता आधारित समाज की स्थापना, बंधुत्व आधारित समाज की स्थापना और भाईचारे के आधारित समतामूलक समाज की स्थापना, जहाँ किसी प्रकार का किसी आधार पर भेदभाव नहीं हो, वहाँ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो, वहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो, वहाँ महिला पुरुष में भेदभाव नहीं हो, और वहाँ अर्थ के आधार पर भी कुछ हद तक समानता हो। ऐसे समाज की कल्पना करते थे, और उस समाज में आज रिलेवेंस इसलिए है क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पे आधारित यदि सरकार काम करे, जैसा कि हमारी सरकारें हैं, प्रयासरत हुई है, यदि काम करे तो भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकती है। हालांकि सरकार काम कर रही है। हम सबसे पहले बात करते हैं भारत की आरक्षण नीति की। SC, ST, OBC, EWS और महिलाएँ हैं, उनको सरकार ने शिक्षा, रोजगार, प्रमोशन या फिर बहुत सी राजनीति में आरक्षण दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ दिखाती है? ये सामाजिक न्याय का एक उजला पक्ष दिखाती है कि सामाजिक न्याय समाज में किस प्रकार ये आरक्षण की नीति ने समाज में सामाजिक न्याय के लिए कोशिश की है और एक समतामूलक समाज बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजना, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे मनरेगा योजना हो, या फिर दूसरी बात करें जो घरेलू हिंसा अधिनियम एक्ट हो, चाहे RTE एक्ट हो या फिर RTI एक्ट हो, ये सारी की सारी एक ट्रांसपेरेंट सोसाइटी और एक सशक्त समाज बनाने की दिशा में सरकार के कदम हैं, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर उस समय सोचा करते थे। तो आज जो इतनी भी सरकार की योजना चलती है, इनको आप डॉक्टर अम्बेडकर को केंद्र में रख के देखोगे तो पता चलेगा कि उनकी रिलेवेंस कितनी अच्छी थी। ठीक है, आज वर्तमान में इनकी रिलेवेंस कैसी है? तो देखो RTI है, मनरेगा है, समानता का कानून है, उनके संविधान की उपज है। इसके अलावा महिला आरक्षण बिल है, वो भी डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल से प्रेरित है। इसके अलावा आरक्षण की नीति है, आज भी सामाजिक न्याय का मुख्य साधन है। और नवबोध आंदोलन है, लाखों दलितों की सामाजिक मुक्ति की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा पुरस्कार और सम्मान इनको कौन से मिले हैं? 1990 में भारत सरकार ने मरणोपरांत राष्ट्रपति VV गिरी थे उस टाइम, और VP सिंह उस समय कौन थे? VP सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, और इनको भारत रत्न से नवाजा था। 26 नवंबर को इनके पहले जो संविधान दिवस था उनके सम्मान में संविधान दिवस, पहले विधि दिवस के रूप में मनाते थे, उन्हें संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है, और सरकार क्या करती है? अम्बेडकर जयंती सरकारी स्तर पर भी मनाई जाती है। दोस्तों एक विचार और है मेरा ऐसा मानना है कि जो महापुरुषों की जयंती होती है उस पर छुट्टी, चलो ठीक है, एक ऐतिहासिक बात है, सब चीज़ें हैं, उनमें लोग मिल भी जाते हैं एक जगह, सारी चीज़ें, लेकिन छुट्टी है वो ऐच्छिक होनी चाहिए यहाँ पर। क्योंकि कार्यालयों या फिर बात करें जो स्कूलों में, खास तौर से स्कूलों की बात करें, तो यहाँ पर इस दिन अवकाश होना मेरे थोड़े समझ से बाहर है। यहाँ पर यदि हम बच्चों को इन महापुरुषों के बारे में बताएं, जिस प्रकार 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती होती है, उस समय अवकाश नहीं होता है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस दिन हम बच्चों को जो नई पीढ़ी आने वाली है, या भारत की जो शान है, या फिर भारत के आधार स्तंभ है, उनको हम महापुरुषों के जीवन परिचय के बारे में उनको अवगत कराएं और उनके विचार वहाँ उनको प्रेषित करें, तो कितना अच्छा हो। खैर सरकार की नीति है, सरकार ने जो नीतियाँ बना रखी है वो हमसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा सीनियर लोग हैं, उन्होंने बनाई है, जो कि बहुत सामाजिक न्याय के हित में सोच के ही बनाई होगी, देश हित में सोच के बनाई होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा महू में डॉक्टर अम्बेडकर का राष्ट्रीय स्मारक बना हुआ है,
दिल्ली में अम्बेडकर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की सरकार ने, और टाइम मैगजीन ने उन्हें 100 ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द 20th सेंचुरी में शामिल किया है। टाइम मैगजीन है उसने 20वीं शताब्दी के 100 महान लोगों में इनको शक्तिशाली लोगों में शामिल किया है। इसके अलावा निष्कर्ष क्या है कहता है, निष्कर्ष क्या कहता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं, वे एक विचार थे, एक आंदोलन थे, एक युग थे। उन्होंने इस भारत की कल्पना की, उस भारत की कल्पना की जहां जन्म के आधार पर कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा, जहां हर नागरिक को समान अधिकार, समान अवसर और समान मिलेगा। उनका संपूर्ण जीवन इस एक लक्ष्य को समर्पित था। संविधान के शिल्पकार, सामाजिक न्याय के योद्धा, महिला सशक्तिकरण के प्रणेता, अर्थशास्त्र के विद्वान और बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। वे इन सभी रूपों में भारतीय इतिहास में अमर हैं। जब तक भारत में संविधान जीवित है तब तक समानता और न्याय की कामना है। डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत ये जीवित रहेगी। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी का निष्कर्ष क्या कहता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, एक आंदोलन थे, अपने आप में एक युग थे। एक युग है जो कि आज तक निरंतर चला आ रहा है। उन्होंने उस भारत की कल्पना की जहाँ जन्म के आधार पर कोई छोटा और बड़ा नहीं होगा, इक्वलिटी होगी, जहां हर नागरिक को समान अधिकार मिलेंगे, समान आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और समान मिलेगा। ठीक है, उनका संपूर्ण जीवन इस लक्ष्य को समर्पित था और इस कार्य के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। भारतीय संविधान के शिल्पकार हैं, भारत में सामाजिक न्याय के योद्धा हैं और महिला सशक्तिकरण के प्रणेता। जो आज भारत में महिलाओं की इतनी अच्छी स्थिति है, उनके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। आज महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में सरकार आरक्षण देने की बात करती है, उसके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं जिन्होंने भारत में आरबीआई की स्थापना करने की नींव रखी थी। बौद्ध धर्म के प्रचारक भी रहे हैं और हिंदू धर्म के बहुत बड़े सुधारक भी रहे हैं, क्योंकि सबसे बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले इन्होंने हिंदू धर्म में सुधार के प्रयास भी किए थे। वे इन सभी रूपों में भारतीय इतिहास में अमर है। जब तक भारत में संविधान जीवित है तब तक समानता और न्याय की कामना डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत हमेशा जीवित रहेगी। और इसी के साथ आप सभी को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ये जयंती है, उस पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूँगा, यदि आप डॉक्टर अम्बेडकर साहब या फिर एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हो तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब का साहित्य आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप डॉक्टर अम्बेडकर साहब के विचारों के प्रचार करने वाले बनना चाहते हो तो भी आपको इनके बारे में अध्ययन करना चाहिए। आपको कोई भी बात को किसी व्यक्ति ने कही है या फिर कोई ये प्रचलित रूढ़ी है या परंपरा है या फिर और लोग कर रहे हैं वैसा, इन बातों में यकीन न करके इनके बारे में आपको पढ़ना है। इनके बारे में आपके जो भी पूर्वाग्रह हैं या फिर जो भी मान्यताएं हैं उन सब को आपको सही से देखना है। तो इनका लिटरेचर आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये व्यक्ति समझ में आएंगे। और डॉक्टर अम्बेडकर हो, चाहे गांधी हो, चाहे कोई भी महापुरुष हो, या फिर सरदार पटेल हो या सुभाष बोस हो, आप सभी को इन सभी को वास्तव में जानना चाहते हो कि ये व्यक्ति क्या चीज़ थे, जिन्होंने भारत के लिए क्या नहीं किया, तो दोस्तों इनका लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। और इनको पढ़ने से पहले हमें जाति और धर्म का जो चश्मा है उसको उतार के देखना पड़ेगा। मैं भारत के सभी महापुरुषों को इतना बहुत शानदार मानता हूँ और कि उन्होंने मतलब इतना त्याग करके देश के लिए इतना सब कुछ किया, तो हमसे तो वो बहुत बेहतर है। तो उनको पढ़ते समय आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप जो जाति और धर्म का चश्मा है वो उतार के पढ़ें, तो यकीन के साथ कह सकता हूँ उनके बारे में आपकी समझ पहले से और ज़्यादा बेहतर होगी और पहले से और ज़्यादा सकारात्मक होगी। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। जय भीम, जय हिंद, धन्यवाद।